आज हम अपने लेक्चर में एक नए आर्टिकल को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्वथनांक में उन्नयन। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से संबंधित राउल्ट का नियम। आज वाष्प दाब के ही चारों ओर घिरा हुआ एक और आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं, क्वथनांक में उन्नयन। तो स्टार्ट करते हैं क्वथनांक में उन्नयन को। मैं लिखे देता हूं यहां कि आज हमें आर्टिकल कौन सा पढ़ना है, क्वथनांक में उन्नयन। सबसे पहले क्वथनांक में उन्नयन को पढ़ने से पहले जरूरी है कि इस शब्द को पहचान लेना, क्वथनांक क्या होता है। उन्नयन वाली बात बाद में रहेगी। सबसे पहले जरूरी इस बात का है कि हमें यह पता होना चाहिए कि क्वथनांक किसे कहते हैं। तो क्वथनांक की कई डिफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी है और बहुत आसान से ऐसे भी माध्यमों में जानते हैं कि जब किसी द्रव पदार्थ को आप गर्म करने लगते हो और वो पदार्थ उबलने लगता है और वाष्प के रूप में चेंज होने लगता है, आप कह देते हो द्रव पदार्थ क्वथनांक पर है, या द्रव पदार्थ का जो ताप है उस ताप को ही क्या कहते हैं, क्वथनांक। लेकिन एक और चीज जान लेते हैं क्वथनांक के विषय में कि रियल में क्वथनांक होता क्या है। लगातार उबलने वाली और वाष्प वाली कई बातें आपने पढ़ी होंगी, लेकिन आज चेक करते हैं कि क्वथनांक किस टेम्परेचर को कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्वथनांक किसे कहते हैं। मैं इसको बताना स्टार्ट कर देता हूं। आपको करना क्या है, आपको एक पात्र ले लेना है और उस पात्र में आपको कोई द्रव भर देना है। मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया है, मैंने जल भर लिया और मुझे जल को किस टेम्परेचर पर पहुंचाना है, क्वथनांक पर। तो जल को मैं धीरे धीरे गर्म करना स्टार्ट करूंगा। हां, एक और चीज आपको मैं बता दूं, एक और शब्द है क्वथनांक को पढ़ने से पहले, वायुमंडलीय दाब। आपको यह पता होना चाहिए वायुमंडलीय दाब क्या होता है। एक साधारण सी चीज है कि जब भी कोई एक पार्टिकल या कोई एक अणु या कोई एक वस्तु, एक व्यक्ति किसी दूसरी वस्तु पर कोई दाब आरोपित करता है तो जरूरी है कि पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर एक बार टकराए। जैसे ये डस्टर है, मैंने हाथ पर रख दिया इस डस्टर को, ये डस्टर मेरे हाथ पर कुछ क्या लगा रहा है, दाब। तो ये कब दाब लगाएगा, जब ये मेरे हाथ को क्या करेगा, टच करेगा, स्पर्श करेगा या मेरे हाथ से टकराएगा। जब तक डस्टर हवा में है, मेरे हाथ से नहीं टकराता है आकर, मैं ये कहूंगा कि डस्टर मेरे हाथ पर किसी भी प्रकार का दाब आरोपित नहीं कर रहा है। तो दाब कब आरोपित होता है, जब कोई भी एक पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल से टकराता है। बिना टकराए एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर कोई दाब नहीं लगा सकता है। अब हम जानते हैं हमारा वायुमंडल है। वायुमंडल का मतलब यहां वायु है, वायु के बहुत सारे कण हैं और वायु के बहुत सारे कण लगातार हमसे टकराते रहे होते हैं और लगातार हमसे भी टकराते हैं, अन्य ऑब्जेक्ट से भी टकराते हैं, इस द्रव से भी टकरा रहे होंगे। अगर ढक्कन खुला है तो वो एयर का पार्टिकल द्रव पर टकराकर जितना दाब लगाता होगा, दाब की उस मात्रा को कहा जाता है वायुमंडलीय दाब। और पृथ्वी ग्रह पर एक सामान्य रूप से देखा जाए तो वायुमंडलीय दाब कितना माना गया है, एक वायुमंडल। तो एयर का पार्टिकल या वायु के पार्टिकल हम पर टकराते हुए, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर टकराते हुए, या ऐसा मान सकते हैं इस बर्तन के अंदर भरे द्रव पर एयर पार्टिकल, भाई ढक्कन खुला है, एयर पार्टिकल इस पर टकराते होंगे, एयर पार्टिकल इस पर टकराते हुए कुछ दाब आरोपित करते हैं। यह दाब कितना होता है, एक वायुमंडल दाब। एक वायुमंडल दाब को ही हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब। तो ये हमारे ग्रह का अगर देखा जाए, पृथ्वी ग्रह का वायुमंडलीय दाब जो है वो एक वायुमंडल माना गया है। अर्थात एक वायुमंडल दाब का मतलब है एयर का जो पार्टिकल है वो बाहर से आता होगा और बाहर से आने के बाद द्रव की सतह पर या द्रव पर टकराते हुए एक वायुमंडल का दाब आरोपित करता होगा। तो मैं यहां लिखे देता हूं कि ऊपर से जो नीचे प्रेशर आ रहा है वो 1 ATM, एक वायुमंडल दाब को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, जिसे 1 ATM से कह देते हैं, इतना प्रेशर लगाता होगा। तो ध्यान रखने वाली है, इतना प्रेशर लगाता है कौन, वायु के पार्टिकल द्रव की सतह पर। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस द्रव पदार्थ को या जल को धीरे धीरे हीट करना है।
आप सभी जानते हैं इसके पहले भी आर्टिकल में कि जब किसी द्रव पदार्थ को आप गर्म करते हैं, द्रव पदार्थ को गर्म करने पर द्रव वाष्प के रूप में बदलने लगता है, क्योंकि यह वाष्प के रूप में बदलता है, सतह से निकलकर बाहर की ओर जाता है। अभी मैं क्या सोचता हूं, अगर आपने द्रव को या जल को गर्म किया, इससे वाष्प निकली और वाष्प कहां गई, ऊपर की ओर। सोचो अगर वाष्प ऊपर की ओर गई तो वाष्प ऊपर से आ रहे पार्टिकल, ऊपर से जो आ रहे हैं पार्टिकल कितना दाब लगा रहे हैं, एक वायुमंडल। नीचे से जो ये वाष्प गई ये उस पार्टिकल पर टकराती होगी और नीचे वाली वाष्प ही, जल की वाष्प ही उस एयर के पार्टिकल्स पर टकराकर कुछ दाब आरोपित करती होगी। जब मैं कम करता हूं, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं जो नीचे जल की वाष्प बनकर गई, उस वाष्प ने नीचे से ऊपर की ओर जो जल की वाष्प बनकर गई, इसने 0.2 एटीएम प्रेशर अप्लाई किया वायु पर। अभी सोचो, ऊपर से वायु का प्रेशर क्या था, 1 एटीएम। नीचे से जल की जो वाष्प जा रही है उसका प्रेशर कितना है, 0.2 एटीएम। मैं इस बात को जानता हूं कि आज वायुमंडलीय दाब अधिक है और जल की वाष्प द्वारा लगाया गया दाब कम है, अतः मैं टेम्परेचर को और बढ़ा दूंगा। और जब मैंने टेम्परेचर को और इंक्रीज कर दिया तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से ऊपर से जो वायु का दाब लग रहा था वो तो सेम है वायुमंडलीय दाब, लेकिन जब आप नीचे से ज्यादा हीट करोगे वेपर ज्यादा बनेगी, और जब वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर का प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। और मैंने माना है कि अब प्रेशर बढ़कर कितना हो गया है, 0.5 एटीएम, क्योंकि वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम का है ऊपर से नीचे की ओर, वाष्प का दाब नीचे से ऊपर की ओर 0.5 एटीएम है। अभी भी वायु का दाब या वायुमंडलीय दाब ज्यादा है और वाष्प दाब कम है। मैं टेम्परेचर को लगातार इंक्रीज करता रहूंगा और ये टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट या टेम्परेचर में जो वृद्धि है ये लगातार तब तक करते रहेंगे हम लोग जब तक कि नीचे से जाने वाली वाष्प का दाब भी एक वायुमंडल ना हो जाए। अर्थात आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो, आप इसको तब तक हीट करते रहते हो जब तक कि वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं हो जाता। जिस समय आपके द्वारा जो द्रव गर्म किया गया है, जो विलायक गर्म किया गया है, जो जल गर्म किया गया है, उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं हो जाता, हम इसको लगातार हीट करते रहेंगे। लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, एक ताप ऐसा आएगा जब वाष्प का वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। उस टेम्परेचर को या ताप की उस मात्रा को कहा जाएगा क्वथनांक। तो मैं क्वथनांक को एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं, आप ध्यान देना है। क्वथनांक किसको कहते हैं? क्वथनांक किसी द्रव पदार्थ का वह ताप है जिस पर द्रव पदार्थ द्वारा बनाई गई वाष्प का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। और जब द्रव द्वारा बनाई गई वाष्प का वाष्प दाब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, हम ऐसे दाब को या ऐसे टेम्परेचर को कहते हैं क्वथनांक। तो आप समझ गए, क्वथनांक के लिए हमें द्रव को गर्म करना पड़ेगा। और कितना गर्म करना पड़ेगा? जब तक कि उसकी वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं हो जाता। वायुमंडलीय दाब को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर माना जाता है। ध्यान रखने वाली बात है, पृथ्वी ग्रह पर लगभग माने गए अगर वायुमंडलीय दाब को देखा जाए तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मानते हैं। हालांकि इसकी वैल्यू कहीं कहीं पर थोड़ी सी कम या ज्यादा भी होती है, लेकिन एक जो लेवल वैल्यू मानी गई है वो लगभग 1 एटीएम मानी गई है। आप प्लेनेट चेंज कर दोगे, ग्रह बदल दोगे, तो वाष्प दाब या वहां का वायुमंडलीय दाब कम हो सकता है या ज्यादा, उस बेसिस पे वहां पर क्वथनांक भी चेंज हो जाएगा। लेकिन अपने यहां 1 एटीएम का वायुमंडलीय दाब होता है, तो हमें द्रव को गर्म करते हुए उसकी वाष्प का वाष्प दाब भी 1 वायुमंडल ही करना होगा। और जैसे ही द्रव की वाष्प का वाष्प दाब 1 वायुमंडल हो जाता है, हम जान जाएंगे कि हमारा द्रव पदार्थ कहां पर पहुंच गया है, क्वथनांक पर। तो ये बात हो गई या ये जानकारी हो गई केवल क्वथनांक के विषय में, जिसे बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं। अब बात आती है कि क्वथनांक में उन्नयन क्या घटना होती है, क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं। तो मैं बता दूं दोबारा से इस चीज को। अब मैं इसको क्वथनांक में उन्नयन को एक चित्र के माध्यम से फिर समझाता हूं। क्वथनांक में उन्नयन को अगर मैं एक फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं, आपको बड़ी आसानी से यह समझ में आने वाला है। मैंने एक द्रव पदार्थ को ले लिया या मैंने विलायक को ले लिया। आप
विलायक में बहुत सारे पदार्थ हैं, विलायक में किसको ले सकते हैं, जल को, या अन्य कोई विलायक भी ले सकते हैं। और मैंने पात्र का ढक्कन क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। अब क्योंकि ढक्कन बंद कर दिया है, मैं जानता हूं कि जो विलायक है ये हीट करने पर, या आपका ढक्कन नहीं भी बंद करते हो तो जो विलायक है इसको हीट किया जाएगा। हीट करने पर इसका वेपर बनाएगा, वेपर बनाने के बाद इसका कुछ वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। जैसे ही वेपर प्रेशर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, मैं कह दूंगा पदार्थ कौन से टेंपरेचर पर पहुंच गया है, क्वथनांक पर। क्वथनांक पर वाष्प दाब का मान 1 वायुमंडल हो जाना चाहिए, या उस टेंपरेचर जहां पर क्वथनांक वाष्प दाब का मान 1 वायुमंडल होता है क्वथनांक कहलाता है। लेकिन अब जैसे ही मैं इस पर कुछ विलेय पदार्थ डाल दूंगा, जैसे ही मैं विलेय पदार्थ की कुछ अमाउंट को डाल देता हूं, कुछ मात्रा को डाल देता हूं, कल भी आपने या इसके पिछले लेक्चर में पढ़ा कि अगर आप विलेय पदार्थ की मात्रा डाल देते हो वाष्प की मात्रा तुरंत कम हो जाती है। और आप सोचो अभी तक वाष्प ज्यादा बन रही थी, इसलिए वाष्प का वाष्प दाब 1 वायुमंडल था, लेकिन जैसे ही विलेय डाला वाष्प की मात्रा कम हुई। अब आप समझ गए होंगे अगर वाष्प की मात्रा कम हुई तो वाष्प दाब भी कैसा हो गया, 1 वायुमंडल से कम। अगर वाष्प दाब का मान 1 वायुमंडल से कम हो गया तो आपको क्या करना होगा, वाष्प के दाब को फिर 1 वायुमंडल पहुंचाने के लिए आपको इस पात्र में भरे द्रव को कैसा गर्म करना होगा, ज्यादा। मैंने मान लिया कि जब मैंने विलेय नहीं डाला था उस समय T1 टेंपरेचर पर, उस समय T1 टेंपरेचर पर द्रव की वाष्प दाब 1 वायुमंडल थी। लेकिन जैसे मैंने विलेय डाल दिया, विलेय के डालने पर वाष्प दाब का मान कैसा हो गया, कम। क्योंकि मुझे अगर अब विलेय डाल देने के बाद जो विलयन बना है इसका फिर से हमें क्वथनांक पर पहुंचाना है, तो मुझे इसके टेंपरेचर को बढ़ाना होगा। मैंने टेंपरेचर को बढ़ाया और मैंने मान लिया कि टेंपरेचर को मैंने बढ़ाकर कितना कर दिया, T2। और जब मैंने टेंपरेचर को बढ़ाकर कितना कर दिया, T2, तो T2 ताप बढ़ जाने पर या T2 ताप की वृद्धि हो जाने पर अब विलयन का वाष्प दाब फिर से 1 वायुमंडल हो गया। तो ध्यान रखने वाली बात है, पहले विलायक का क्वथनांक कितना था, T1। अब विलयन बन जाने के बाद उसका क्वथनांक कितना हो गया, T2। तो मैं क्या सोचता हूं कि पहले टेंपरेचर T1 पर ही 1 वायुमंडल दाब था, लेकिन अब जब मैं टेंपरेचर T2 करता हूं तब वायुमंडलीय दाब 1 वायुमंडल होता है। इसका मतलब मुझे T1 से टेंपरेचर कहां तक बढ़ाना पड़ा, T2 तक। तो टेंपरेचर जब T1 से T2 तक बढ़ाना पड़ा, ताप में इस वृद्धि को कहते हैं वाष्प दाब में, क्वथनांक में उन्नयन। कि विलायक पदार्थ जल्दी से क्वथनांक में आ जाता था, लेकिन जैसे मैंने विलेय पदार्थ डाला तो अब वो क्वथनांक पे नहीं रहा। क्वथनांक में उसे पुनः पहुंचाने के लिए हमें टेंपरेचर क्या करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा। तो विलयन को पुनः क्वथनांक में पहुंचाने के लिए टेंपरेचर में जितनी वृद्धि करनी पड़ी, टेंपरेचर में वृद्धि की उस मात्रा को कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। तो हम क्वथनांक में उन्नयन को पढ़ चुके। अब बात आती है क्वथनांक में उन्नयन के फॉर्मूले को कैसे देखा जाए। तो बेटा क्वथनांक में उन्नयन के फॉर्मूले को पहचाना जा सकता है या देखा जा सकता है ग्राफ की मदद से। तो हम सबसे पहले क्वथनांक या टेंपरेचर और वाष्प दाब के मध्य एक ग्राफ बनाएंगे और फिर उसकी सहायता से चेक करेंगे कि क्वथनांक में उन्नयन को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो बेटा मैं एक ग्राफ खींचे देता हूं। ये ग्राफ जो है वो 2 राशियों के मध्य है, एक तो ताप के मध्य और दूसरा वाष्प दाब के मध्य। तो मैंने टेंपरेचर को एक्स एक्सिस पर रखा है या ताप को मैंने एक्स अक्ष पर रखा है और मैंने वाष्प दाब को वाई अक्ष पे स्थान दिया गया है। वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में या एक्स वाई अक्ष की धन दिशा में हम जब आगे की ओर चलेंगे वाष्प दाब का मान धीरे धीरे बढ़ेगा, और जैसे ही लेफ्ट टू राइट चलेंगे एक्स एक्सिस पर, लेफ्ट टू राइट चलने पर टेंपरेचर का मान बढ़ेगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे ग्राफ कैसे खींचना है, मुझे 3 ग्राफ ड्रॉ करने हैं
अब 3 ग्राफ ड्रॉ करने हैं तो सबसे पहले बात आती है किसके किसके ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो मुझे सबसे पहले शुद्ध विलायक का वो ग्राफ ड्रॉ करना है टेम्परेचर और वाष्प दाब के बीच में। जब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो जाएगा, शुद्ध विलायक का ग्राफ वाष्प दाब का और ताप के मध्य खींच जाएगा, तो मुझे विलयन का ग्राफ खींचना है। विलयन कैसे बनेगा? वही जो विलायक हमने ग्राफ खींचा होगा उसी विलायक में थोड़ा विलय डालेंगे, विलयन बनाएंगे। जो भी विलयन बनेगा हम इसे नाम देंगे विलयन फर्स्ट। और विलयन फर्स्ट बनने के बाद मैं इसका ग्राफ खींचूंगा, और जब विलयन फर्स्ट का ग्राफ हो जाएगा तो मैं इसमें थोड़ा सा और मैं विलय मिला दूंगा। अब क्योंकि मैंने विलय थोड़ा सा और मिला दिया, विलयन की सांद्रता चेंज हो गई, और जब विलयन की सांद्रता चेंज हो गई उसके बाद जो नया विलयन बना वो मेरे लिए है विलयन सेकेंड या विलयन 2। तब मैं विलयन 2 के लिए ग्राफ खींचूंगा। आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कितने ग्राफ, कितने प्रकार के कंपाउंड के बीच लिए ग्राफ मुझे खींचना है टेम्परेचर और वाष्प दाब के बीच। एक तो शुद्ध विलायक के लिए, जब विलायक का ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, खिंच जाएगा, मैं थोड़ा सा विलय डाल दूंगा उसमें। विलय को मिलाते ही जो विलयन बनकर तैयार होगा मैं उसे विलयन फर्स्ट कहूंगा। अब मैं विलयन फर्स्ट का ग्राफ ड्रॉ करूंगा, और जैसे ही मेरे लिए विलयन फर्स्ट का ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा मैं उसमें से थोड़ी सी विलय की और अमाउंट मिलाते हुए एक एक्स्ट्रा और अमाउंट को मिलाकर मुझे विलयन जो सेकंड मिलेगा मैं उसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा। अब इस ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए 2 चीजें, कि सबसे पहले शुद्ध विलायक, फिर विलयन फर्स्ट, विलयन सेकंड। शुद्ध विलायक में विलय है ही नहीं, सांद्रता मिनिमम, इसकी सांद्रता ज्यादा, और इसमें भी और विलय मिला दिया तो विलयन 2 की सांद्रता और भी ज्यादा। धीरे धीरे सांद्रता में वृद्धि होती गई है, या विलय की मात्रा धीरे धीरे क्या होने लगी है, बढ़ने लगी है। सबसे पहली चीज आपको इस बात को पहचान लेना चाहिए, टेम्परेचर और वाष्प दाब एक दूसरे से कैसा रिलेशन रखते हैं। आपको अंदाजा होगा इस बात का, आपने जब भी कभी किसी द्रव का टेम्परेचर बढ़ाया है, ताप बढ़ाया है, ताप बढ़ने पर द्रव का वाष्प दाब भी क्या हो गया है, बढ़ा है। इसका मतलब मैं ऐसे भी सोच सकता हूं कि वाष्प दाब का मान ताप के समानुपाती होता है, कि जब भी मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, टेम्परेचर में वृद्धि कर देता हूं, मैंने जैसे ही टेम्परेचर को कभी बढ़ाया है मैंने देखा है कि उस द्रव पदार्थ का वाष्प दाब भी कैसा है, बढ़ा है। क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने पर वाष्प बढ़ती है और वाष्प के बढ़ने पर वाष्प दाब बढ़ता है। इसलिए मुझे जब भी ग्राफ ड्रॉ करना होगा मैं इस चीज को समझूंगा कि अगर टेम्परेचर में इंक्रीज होता है, टेम्परेचर में वृद्धि होती है, तो फिर उस द्रव के वाष्प दाब में भी वृद्धि होनी चाहिए, कि ताप बढ़ने के साथ द्रव का वाष्प दाब भी बढ़ता है। जितना ज्यादा ताप बढ़ाओगे उतना ज्यादा वाष्प बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा बढ़ेगा वाष्प दाब। तो मैं अब ग्राफ को स्टार्ट कर देता हूं, क्योंकि मुझे टेम्परेचर है यहां पर, इधर ताप को खींचना है, इधर वाष्प दाब को खींचना है। मैं इस बात को जानता हूं कि प्रत्येक द्रव जो वाष्प बना सकता है गर्म करने पर कभी ना कभी क्वथनांक पर पहुंचेगा, कभी ना कभी क्वथनांक पर पहुंचेगा। इसका अर्थ है उस द्रव की जो वाष्प का वाष्प दाब है वो 1 एटीएम तो पहुंचेगा ही, कभी ना कभी 1 वायुमंडल तो पहुंचेगा ही, या वायुमंडलीय दाब के बराबर तो पहुंचेगा ही। मैं एक काम कर लेता हूं, 1 एटीएम दाब या वायुमंडलीय दाब को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, P से। मैंने माना कि जब किसी भी द्रव का क्वथनांक बढ़ाने पर, शायद टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर द्रव का वाष्प दाब कैपिटल P पहुंच जाएगा, मैं मानूंगा वह अपने कौन से टेम्परेचर पर है, क्वथनांक पर है। क्योंकि आपने पढ़ा भी है कि जब कोई द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है वह अपने क्वथनांक पर पहुंच जाता है। तो मैंने एक वायुमंडल दाब को यहां पर रिप्रेजेंट किया है P से, और मैंने माना है कि इस P की लाइन को, ग्राफ को, चाहे विलय छुएगा, विलायक छुएगा, या विलयन फर्स्ट छुएगा, या विलयन 2 स्पर्श करेगा, वो अपने क्वथनांक पर होगा। ये लाइन क्वथनांक के लिए रिप्रेजेंट की गई है। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैंने विलायक लिया और विलायक पदार्थ को मैंने गर्म करना स्टार्ट किया। मैंने माना विलायक पदार्थ को मैंने यहां से लिया, मैंने इसको हीट करना स्टार्ट किया। आप जानते हो कि मैंने जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर का मान आगे की ओर बढ़ेगा,
लेफ्ट टू राइट टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगी, और डाउन से ऊपर की ओर अगर वाष्प दाब की वैल्यू बढ़ेगी। मुझे मालूम है टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाऊंगा धीरे धीरे वाष्प दाब का भी मान बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, वाष्प दाब बढ़ेगा, दोनों एक साथ राशियां बढ़ेंगी, इसलिए दोनों का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होकर जाने वाला है। और एक समय ऐसा आएगा जब वाष्प टेम्परेचर के इंक्रीज कर देने पर वाष्प दाब भी बढ़ते 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 एक समय आएगा जब वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। मैं इस लाइन को लिखे देता हूं, ये जो प्रेशर है ये कौन सा प्रेशर है? वायुमंडलीय दाब। ये P वायुमंडलीय दाब के स्तर को दिखाता है। अब मैं क्या सोचता हूं कि जब मेरा टेम्परेचर यहां पे देखिए, जब मेरा टेम्परेचर इस रेंज पर था, क्या द्रव की वाष्प दाब का मान 1 वायुमंडल था? तो नहीं, अभी हमारा इस टेम्परेचर पर वाष्प दाब यहां पर रिप्रेजेंट होता है। मैंने टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाया, एक समय आया जब ग्राफ ने 1 वायुमंडल या वायुमंडलीय दाब के मान को स्पर्श कर लिया। अगर मुझे उस समय टेम्परेचर देखना पड़े तो ऐसी सिचुएशन पर मैं टेम्परेचर के लिए ग्राफ को नीचे की ओर लेके आऊंगा डॉटेड लाइन से। जहां पर यह ताप के मान को छुएगा यह हो गया उस विलायक पदार्थ का क्वथनांक। अच्छा, क्वथनांक क्यों हुआ आप ध्यान दीजिए, क्योंकि इस पॉइंट पर जिसको मैं ए मान रहा हूं, थोड़ी देर के लिए इसको ए मानते हैं, बिंदु ए पर अगर वाष्प दाब कहेगा तो बिंदु ए पर वाष्प दाब कितना है? 1 एटीएम। सॉरी, बिंदु ए पर वाष्प दाब का मान 1 एटीएम है, और 1 एटीएम वाष्प दाब को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब। और आपने पढ़ा है जब किसी पदार्थ का वाष्प दाब 1 वायुमंडल हो जाता है वो अपने कहां पर पहुंच जाता है? क्वथनांक पर, या उसके टेम्परेचर को क्वथनांक कहते हैं। तो मैंने उसी 1 वायुमंडल वाष्प दाब के सामने नीचे की ओर टेम्परेचर पर क्या लिख दिया है? क्वथनांक। T का मतलब टेम्परेचर और B का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट वाला, बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर अर्थात क्वथनांक। तो TB किसका क्वथनांक है? ध्यान रखने वाली बात है, TB क्वथनांक है विलायक का, क्योंकि अभी मैं जो ग्राफ खींच रहा हूं यह केवल ग्राफ किसका है? विलायक का। मैं यहां लिखे देता हूं कि मैंने अभी तक ग्राफ किसका खींचा है? विलायक का। तो कुछ विशेष चीज है जिसे मैं नोट कर देना चाहता हूं। क्या क्या चीजें हैं नोट कर देने वाली? कि जो मुझे सबसे पहले पता चलता है कि विलायक का क्वथनांक कितना है। विलायक का क्वथनांक, विलायक के क्वथनांक को अभी मैंने कितना माना है? TB। ध्यान रखिएगा पॉइंट ए से, क्योंकि पॉइंट ए पर मैं वाष्प दाब में जाता हूं तो 1 वायुमंडल है वाष्प दाब, और आपने पढ़ा है कि जब वाष्प दाब 1 वायुमंडल होता है टेम्परेचर को क्या कहते हैं? क्वथनांक। तो मैंने विलायक के क्वथनांक को TB माना है, और उस समय विलायक के वाष्प दाब को क्या माना है? P। और मेरे पास जो सेकंड इंफॉर्मेशन है वो है विलायक का वाष्प दाब। विलायक का वाष्प दाब है P। तो ये केवल मेरे लिए घटनाएं जो थी वो केवल विलायक के लिए थी। अब मैं क्या करता हूं, क्योंकि मुझे क्वथनांक में उन्नयन करना है, क्वथनांक में वृद्धि करनी है, इसलिए मैंने क्या किया? विलायक में थोड़ा सा विलय मिलाया, और थोड़ा सा विलय मिलाते हुए उसे क्या बना दिया? विलयन फर्स्ट। तो अब मुझे ग्राफ खींच लेना चाहिए विलयन फर्स्ट के लिए। वैसे अगर आप इसके पिछला आर्टिकल पढ़े तो आप समझते हो विलायक में जैसे ही विलय डाल दिया जाता है और विलयन बनाया जाता है, विलयन का वाष्प जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि विलयन की वाष्प कम होती है। कंफर्म ये बात भी है कि वाष्प दाब भी कम हुआ होगा, इसलिए विलयन फर्स्ट का ग्राफ विलायक के ग्राफ से कैसा रहेगा? नीचे। फिर मैं दोबारा से बता दूं, शुद्ध विलायक वाष्प ज्यादा बनाकर तैयार करता है, इसलिए विलायक के वाष्प दाब का ग्राफ जो था वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ऊपर था। लेकिन जैसे ही विलय मिलाकर विलयन बनाया गया, विलयन का वाष्प दाब अपेक्षाकृत कैसा होता है? कम हो जाता है। क्योंकि विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, हम विलयन के वाष्प दाब का जो भी ग्राफ खींचेंगे विलायक के कहां खींचेंगे? नीचे। तो मैंने थोड़ा सा यहां से स्टार्ट किया है ग्राफ को लेना। अगर मैं ग्राफ को थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट कर देता हूं तो मैं देखिए क्या पाता हूं कि जो ग्राफ है वो कुछ इस माध्यम में जाता है।
और ग्राफ का जो अंतिम बिंदु है वो कहां पर पहुंचता है, बी पर पहुंचता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक मैं और माने लेता हूं यहां पर पॉइंट डी। आप सोचकर बताओगे क्या टीबी टेम्परेचर पर, टीबी जब ताप था उस समय जो, ये तो विलायक हो गया, ये हो गया विलयन फर्स्ट का ग्राफ, क्या टीबी टेम्परेचर पर विलयन फर्स्ट अपने क्वथनांक पर था? तो मैं देखता हूं टीबी टेम्परेचर पर विलयन फर्स्ट का ग्राफ ये जा रहा है और टीबी की वैल्यू यहां जा रही है, दोनों एक दूसरे को डी बिंदु पर क्या करते हैं, काटते हैं। मैं कहूंगा क्या टीबी टेम्परेचर पर विलयन अपने क्वथनांक पर है या वाष्प दाब एक वायुमंडल है? मैं टीबी टेम्परेचर पर तो जाता हूं, लेकिन जब मुझे विलयन फर्स्ट का ग्राफ डी पर काटता दिखता है तो मैं कहता हूं टीबी टेम्परेचर पर अभी जो विलयन है वो अपने क्वथनांक पर नहीं है। क्यों क्वथनांक पर नहीं है? क्योंकि क्वथनांक पर जो वाष्प दाब है वो पॉइंट डी पर रिप्रेजेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि पॉइंट कहां पर रिप्रेजेंट होना चाहिए, ए वाली लाइन पर। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे, मैं बी वाले ग्राफ को थोड़ा सा नीचे की ओर लाता हूं और इसको नाम दे देता हूं T1। अब केवल विलयन फर्स्ट वाले ग्राफ को देखिएगा, विलायक वाले ग्राफ को पूरी तरीके से भूल जाइए। अगर मैं इसको देखता हूं तो मैं क्या देखता हूं, T1 एक ऐसा टेम्परेचर है, T1 एक ऐसा टेम्परेचर है जहां वाष्प दाब का मान कितने वायुमंडल के बराबर है, एक वायुमंडल के बराबर है। तो मैं समझ गया विलयन फर्स्ट का जो क्वथनांक है वो T1 है, क्योंकि विलयन फर्स्ट को जब टेम्परेचर मैंने T1 किया तब मैंने पाया उसका वाष्प दाब कितने के बराबर है, एक वायुमंडल के बराबर। एक वायुमंडल के बराबर वाष्प दाब, इसका मतलब T1 विलयन फर्स्ट का क्वथनांक है। या अगर आप ऐसा भी सोचते हैं विलयन फर्स्ट का क्वथनांक मुझे ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, आप विलयन फर्स्ट के लिए लाइन पे चले जाओ सीधे, एक वायुमंडल दाब के लिए। क्या ये विलयन फर्स्ट का ग्राफ है ए पॉइंट पर? ना। क्या बी पॉइंट पर विलयन फर्स्ट का ग्राफ है? हां, विलयन फर्स्ट का ग्राफ बी पॉइंट पर पहुंचा है और बी पॉइंट पर यह पता होता है कि बी पॉइंट पर वाष्प दाब एक वायुमंडल और बी पॉइंट का टेम्परेचर T1। इसका मतलब है विलयन फर्स्ट के लिए जो ग्राफ खींचा गया है उसके लिए क्वथनांक है बी पॉइंट पर एक वायुमंडल और टेम्परेचर उसके लिए क्या है, T1। तो वायुमंडलीय दाब बी पॉइंट पर एक वायुमंडल आता है, लेकिन उस समय विलयन फर्स्ट का क्वथनांक कितना मान लिया है, T1। तो मुझे दूसरी चीज लिखनी पड़ेगी यहां पर, विलयन फर्स्ट का क्वथनांक, विलयन फर्स्ट का क्वथनांक मैंने देखा T1 है। और एक चीज और मुझे ध्यान देनी चाहिए, अगर विलयन फर्स्ट का क्वथनांक T1 है तो फिर ठीक है, मैं आगे चल देता हूं इसके बाद। हाँ, एक ये भी देख लेना चाहिए कि जब टेम्परेचर TB था, उस टेम्परेचर TB पर मैंने देखा विलायक का तो क्वथनांक, विलायक तो अपने क्वथनांक पर था, लेकिन जो विलयन था उसका वाष्प दाब कितना था, तो उसका वाष्प दाब इस लाइन के सामने था। क्योंकि इस लाइन के सामने था, मैंने इस वाष्प दाब को नाम क्या दिया है, P1। तो मैं एक और चीज लिखता हूं, टीबी ताप पर विलयन फर्स्ट का क्वथनांक, का वाष्प दाब बराबर P1। अब मैंने विलयन फर्स्ट के लिए ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब बात आती है विलयन सेकंड के लिए ग्राफ। तो विलयन फर्स्ट से विलयन सेकंड कैसे बनाया गया, विलयन फर्स्ट में और विलय डाल दिया गया और एक्स्ट्रा अमाउंट, जैसे ही मैंने, आप खुद सोचिए, विलयन फर्स्ट पर जैसे और विलय डालो, विलयन फर्स्ट पर जैसे और ही विलय डालोगे तो विलय की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी वाष्प दाब का मान उतना ही क्या होने लगेगा, कम। तो जो विलयन सेकंड का ग्राफ जाएगा वो विलायक के ग्राफ से तो नीचे होगा ही, विलयन फर्स्ट के ग्राफ से भी नीचे होगा, क्योंकि अब विलयन सेकंड को बनाने के लिए आपने विलयन फर्स्ट पर और विलय डाल दिया है। अगर विलयन फर्स्ट पर और ज्यादा विलय डाला गया तो ग्राफ विलयन फर्स्ट से भी कहां चला गया, नीचे। तो मैं एक और ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूं और ये जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ जो जाएगा वो विलयन फर्स्ट के, सेकंड के लिए होगा।
तो मैं यहां लिखे देता हूं विलियन सेकंड के लिए ग्राफ। सोचने वाली बात है, अगर कोई व्यक्ति हमसे कहता है कि विलियन सेकंड के लिए क्वथनांक क्या है, तो विलियन सेकंड का क्वथनांक तो तब मानेंगे जब विलियन सेकंड का वाष्प दाब 1 वायुमंडल के बराबर हो जाएगा। आज चेक करो, वाष्प दाब क्या इस पॉइंट पर 1 वायुमंडल है, तो वाष्प दाब की ओर आते हैं 1 वायुमंडल तो ऊपर है, यह नहीं माना गया। क्या इस पॉइंट पर वायुमंडलीय दाब 1 वायुमंडल है, मैं देखता हूं इसको वाष्प दाब की ओर, नहीं, ये 1 वायुमंडल से कम है। क्या इस पॉइंट जिसको मैंने सी नाम दे दिया है, सी पॉइंट पर वायुमंडलीय दाब 1 वायुमंडल है, तो मैं सी पॉइंट के सामने आता हूं, हां 1 वायुमंडल दाब है। तो सी पॉइंट पर अगर दाब का मान या वाष्प दाब का मान 1 वायुमंडल है, तो सी पॉइंट के लिए जो मैं टेंपरेचर का ग्राफ डालूंगा या टेंपरेचर के लिए देखूंगा, यह टेंपरेचर होगा विलियन 2 का क्वथनांक। क्यों? क्योंकि विलियन T2 के अगर टेंपरेचर के सामने आते हैं तो वाष्प दाब कितना है, 1 वायुमंडल। वाष्प दाब 1 वायुमंडल, इसका मतलब है वहां से आप टेंपरेचर के लिए जो लाइन मिलाओगे वो विलियन 2 का क्या होगा, क्वथनांक। क्योंकि अभी मैं जिस भी ग्राफ की बात कर रहा हूं वो ग्राफ विलियन 2 के लिए है। तो विलियन 2 का ग्राफ जो है वो 1 वायुमंडल पर सी पॉइंट पर पहुंचता है, और सी पॉइंट पर टेंपरेचर कितना है, T2। तो मैं दो चीजें बता सकता हूं कि जब विलियन 2 अपने वाष्प दाब सी पर पहुंचा, सी पॉइंट पर पहुंचा, उस समय क्वथनांक कितना था, T2। तो मैं यहां लिखूंगा विलियन 2 का क्वथनांक बराबर T2। हां, एक और चीज देखी जा सकती है उस समय, क्या देखी जा सकती है कि जब मैंने टेंपरेचर TB कर रखा था, अगर मैं टेंपरेचर TB रखता उस समय विलियन 2 का वाष्प दाब कितना होता। तो टेंपरेचर TB रखने पर विलियन 2 का वाष्प दाब देखने के लिए मैं विलियन 2 की इस लाइन को देखूंगा। TB टेंपरेचर पर तो मेरे TB टेंपरेचर के ऊपर आया, विलियन 2 आया तो विलियन 2 आया, दोनों एक दूसरे को यहां मिले। TB टेंपरेचर पर विलियन 2 का जो वाष्प दाब रहा वो वाष्प दाब कुछ इस पॉइंट पे रहा, और मैंने इस पोजीशन पर वाष्प दाब का मान कितना माना, T2। तो मैं एक और चीज यहां पर लिखना चाहूंगा, TB ताप पर विलियन 2 का वाष्प दाब बराबर P2। मैंने इतनी सारी गणनाएं लिख रखी हैं, आप इन चीजों को ध्यान देना। TB क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। P क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। T1 क्या है, T1 है विलियन फर्स्ट का क्वथनांक। P1 क्या है, विलियन फर्स्ट का TB टेंपरेचर पर वाष्प दाब। विलियन 2 का क्वथनांक क्या है, T2। जब विलियन 2 के लिए TB ताप पर मैंने वाष्प दाब चेक किया, वो कितना निकला, P2। मैं अगर इसमें से ग्राफ में कुछ विशेष पॉइंट डाल देता हूं, जैसे A, B, C, और मैं इनको पॉइंट डाल देता हूं D, और इस पॉइंट को नाम दे देता हूं E। मैं क्या देखता हूं, अगर विलयन आदर्श विलयन है तो आदर्श विलयन में क्या होता है, क्वथनांक या टेंपरेचर और वाष्प दाब के मध्य खींचा गया ग्राफ एक प्रकार की सीधी रेखा होती है। फिर मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, यदि विलयन आदर्श विलयन है तो उसके ताप और वाष्प दाब के मध्य खींचा गया ग्राफ कैसा होता है, सीधी रेखा होती है। अगर ताप और वाष्प दाब के मध्य, टेंपरेचर और वाष्प दाब के मध्य ग्राफ खींचा गया सीधी रेखा होती है, तो मेरे हिसाब से D से B ये भी एक सीधी रेखा ही होनी चाहिए। और मेरे लिए अगर देखा जाए तो पॉइंट E से C को मिलाने वाली रेखा भी एक प्रकार से अगर मैं चेक करता हूं तो यह भी सीधी रेखा ही होनी चाहिए। और क्योंकि एक बार विलायक में विलय की मात्रा को निश्चित रूप में मिलाया गया है, इसलिए अगर आप सोचें कि विलायक 1 और विलायक और विलयन फर्स्ट के बीच में जो ग्राफ खींचा है, इसमें क्या डिफरेंस ज्यादा बढ़ेगी, तो नहीं डिफरेंस बढ़ेगी, डिफरेंस सेम रहेगी। डिफरेंस सेम रहेगा, इसलिए ग्राफ में खींची गई दूरियां भी आपस में कैसी रहेंगी, बराबर। अगर ग्राफ में खींची गई दूरियां आपस में बराबर रहेंगी तो मैं थोड़ा सा ये लिखे देता हूं, देखिए क्या लिखे देता हूं कि ऐसी सिचुएशन पर
अगर मैं देखता हूं कि बीडी जो लाइन है लगभग उतनी ही सेम डिस्टेंस पर जो लाइन खींची गई है वो है सीई, तो मैं क्या कह सकता हूं, बीडी समांतर सीई, कि बीडी लाइन और सीई लाइन आपस में कैसी है, समांतर। अगर बीडी और सीई लाइन आपस में समांतर है तो मुझे इस पे दो त्रिभुज दिखते हैं। कौन कौन सा त्रिभुज दिखता है, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सीई में। आपको फिर से ध्यान देना, ये दो ट्राइंगल, एक त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, ये पहला वाला ट्राइंगल, और एक मुझे और ट्राइंगल दिखता है त्रिभुज ए सीई, ए सीई, ये वाला ट्राइंगल। अब इन दोनों ट्राइंगल में अगर मैं चेक करता हूं तो बीडी समांतर सीई, बीडी और सीई समांतर है। आपने हाई स्कूल में इस बात को पढ़ा होगा, समरूप त्रिभुजों की प्रमेय। तो समरूप त्रिभुजों की प्रमेय में एक फॉर्मूला था, थेल्स फॉर्मूला या थेल्स थ्योरम। उसके बेसिस पर मैं देखूं तो मैं यहां लिख देता हूं कि अगर मैं थेल्स थ्योरम के हिसाब से चलता हूं, थेल्स प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार, तो मुझे थेल्स थ्योरम के अगर अकॉर्डिंग चलना पड़ता तो थेल्स थ्योरम का बड़ा अच्छा फॉर्मूला था ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। सबसे पहले ए से बी की डिस्टेंस, फिर ए से सी की डिस्टेंस, छोटी डिस्टेंस फिर पूरी डिस्टेंस, सेम नीचे की ओर ए डी अपॉन ए ई, ए डी अपॉन ए ई बाई थेल्स थ्योरम अगर मैं चेक करता हूं तो मुझे समरूप त्रिभुजों में इस प्रमेय को लगाने पर मिलता है। सबसे पहले ए बी अपॉन टोटल डिस्टेंस ए सी, फिर सेम ए डी अपॉन टोटल डिस्टेंस ए ई। तो मेरे लिए एक थेल्स थ्योरम के लिए फॉर्मूला बन के तैयार होता है, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए ई। अब अगर मुझे इस ग्राफ के हिसाब से ए बी, ए सी, ए डी और ए ई की वैल्यू मिल जाती है तो मैं इसको रखे देता हूं। सबसे पहले मुझे चेक करना है से ए से बी की डिस्टेंस। आपको ए से बी की डिस्टेंस चलना है, आपको ये डिस्टेंस ए से कहां पहुंचना है, बी। अभी अगर आप एक से बी की डिस्टेंस जितनी है आप देखें, चेक करें तो वो डिस्टेंस टीबी से किसके बीच में है, टी1 के बीच में। अगर मैं इस चीज को चेक करता हूं टीबी से टी1 के बीच की दूरी, आप आसानी से जानते हो, मैं एक ग्राफ में एक जगह पर ये करके दिखाता हूं। अगर यहां से टी1 की दूरी 4 मीटर है और यहां से टीबी की दूरी 3 मीटर है, तो आपको टी1 से टीबी की डिस्टेंस कितनी होगी। आप आसानी से बताओगे सर टी1 से यहां तक की मूल बिंदु से टी1 तक की दूरी 4 मीटर और मूल बिंदु से टीबी तक की दूरी 3 मीटर, इसलिए टी1 से टीबी तक के बीच की दूरी जो है वो 4 माइनस 3 कितने मीटर होगी, 1 मीटर। सेम उसी प्रकार अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए मुझे अगर ए से बी के बीच के ग्राफ में टेम्परेचर को देखना होगा तो मैं क्या चेक करूंगा, ए से बी के लिए, ए से बी के बीच में टेम्परेचर कितना रहा, तो मैं क्या करूंगा, लास्ट टेम्परेचर T1 उसमें से कितना माइनस कर दूंगा, TB। जैसे मैं T1 में TB माइनस करूंगा टेम्परेचर ए से बी के बीच का आ जाएगा। इसलिए मैंने ए बी को की जगह पर आप चाहे तो ए से बी ये डिस्टेंस को ले सकते हो या आप उसी डिस्टेंस पर रखे टेम्परेचर के डिफरेंस को ले सकते हो। तो टेम्परेचर का डिफरेंस क्या होगा, T1 माइनस TB। सेम चीज अब आप दूसरी जगह नीचे आ जाइए, AC। अगर आप AC को चेक करोगे, आप टेम्परेचर देखो कहां से, A से C ये डिस्टेंस आती है, ये डिस्टेंस अगर चेक करोगे यहां C आया T2 पर, A आया TB पर, AC A TB C T2 पर आया। अगर मैं AC को चेक करना चाहूंगा तो AC की वैल्यू कैसे निकलेगी, इतनी वैल्यू कैसे निकलेगी, मैं पूरी डिस्टेंस लूंगा T2 और उसमें से TB की डिस्टेंस को क्या कर दूंगा, माइनस। तो मेरे लिए यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा T2 माइनस TB इज इक्वल टू, आगे चलते हैं, आगे आता है AD। मैं सबसे पहले AD पर चलता हूं, AD। अभी आप सोचो इस पॉइंट से मैं अगर मेजरमेंट करना चाहता हूं, मुझे AD की डिस्टेंस चाहिए, तो आप सॉरी, अगर AD की डिस्टेंस आपको चाहिए तो AD की डिस्टेंस ये है। AD की डिस्टेंस का मतलब एक प्रकार से मैं समझ सकता हूं P से P1 के बीच की दूरी। P से P1 के बीच की दूरी कैसे निकलेगी, मैं इस मूल बिंदु से सबसे पहले टोटल P की डिस्टेंस निकालूंगा,
फिर मैं P1 तक की डिस्टेंस को क्या कर दूंगा माइनस, तो मैंने पूरी डिस्टेंस पहले क्या लेनी होगी P, फिर मुझे कहां तक की डिस्टेंस माइनस कर देनी होगी P1 तक की डिस्टेंस। जैसे मैं टोटल डिस्टेंस P को लेकर P1 तक की डिस्टेंस को हटा दूंगा, मुझे इतनी डिस्टेंस मिल जाएगी जो AD के समांतर है या AD के बराबर भी है। अब मुझे दूसरी डिस्टेंस क्या चाहिए, A से E, मुझे डिस्टेंस चाहिए A से E, मगर अगर A से E की डिस्टेंस को चेक करता हूं तो मुझे ये डिस्टेंस मिलती है, मुझे यहां से यहां तक की दूरी चाहिए। आज सभी समझ गए होंगे यहां से यहां तक की दूरी कैसे निकलेगी, टोटल डिस्टेंस, उसमें P2 तक की डिस्टेंस को क्या कर दिया है माइनस, टोटल डिस्टेंस कहां तक P तक की, उसने कहां तक की डिस्टेंस माइनस करनी है P2 तक की, तो मैंने टोटल डिस्टेंस P लिया है, उससे मैंने कितनी डिस्टेंस को माइनस कर दिया है P2। तो इतना फॉर्मूला मुझे बनकर तैयार मिलता है। अब मेरे ख्याल से अब इन चीजों को हटाना होगा, थोड़ी सी जगह बनेगी और उस जगह पर मैं इस फॉर्मूले को आगे अप्लाई करूंगा। अगर मैं इस फॉर्मूले को देखता हूं तो T1 माइनस TB, अगर मैं इस चीज को देखता हूं, बाद में इस बात की बात होगी कि क्या क्वथनांक है क्या क्वथनांक नहीं है। अगर मैं इस चीज को देखता हूं T1 माइनस TB, तो T1 माइनस TB मेरे हिसाब से टेम्परेचर का या ताप का क्या है अंतर, और आप सभी जानते हो ताप में अंतर को कैसे लिखते हैं, डेल्टा T से। तो मैंने टेम्परेचर में अंतर को डेल्टा T से लिखा। हाँ, एक और चीज है कि मैं ये कैसे पहचानूं कि ये टेम्परेचर का डिफरेंस T1 और TB के बीच का है, तो मैंने इस टेम्परेचर के डिफरेंस को TB1 से लिख दिया है, जिससे मुझे पता चल जाएगा ये टेम्परेचर जो है T1 और TB के बीच का है। सेम अगर मैं इसको TB1 लिख सकता हूं तो मैं नीचे वाले टेम्परेचर को क्या, डिफरेंस को क्या लिख सकता हूं, डेल्टा TB2। ऐसे ही मैं अगर आगे चलता हूं, आप आगे ध्यान दोगे ये टेम्परेचर क्या है, P माइनस P1, P माइनस P1 अर्थात ताप का अंतर है, ताप का। और अगर मैं इसको चेक करता हूं तो ये भी ताप का क्या है, एक प्रकार का अंतर। इस ताप के अंतर को ऐसे लिख देते हैं डेल्टा P1, P माइनस P1 को डेल्टा P1, तो इस टेम्परेचर को सॉरी इस प्रेशर के डिफरेंस को क्या लिखेंगे, डेल्टा P2। मुझे इस फॉर्मूले से एक चीज पता चलती है, अगर मैं इस फॉर्मूले को देखता हूं मुझे एक इंफॉर्मेशन इस फॉर्मूले से मिलती है कि डेल्टा TB1 के सामने डेल्टा P1, डेल्टा TB2 के सामने डेल्टा P2। अर्थात मैं अगर इससे एक नया फॉर्मूला बनाना चाहूं तो मैं बना सकता हूं डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, डेल्टा TB1 था तो डेल्टा P1 था, डेल्टा TB के साथ 2 था तो डेल्टा P के साथ 2 था। अर्थात मैं सोच सकता हूं कि डेल्टा TB जो है वो डेल्टा P के समानुपाती है। तो अगर मैं इसके फॉर्मूले से ये इंफॉर्मेशन निकाल के देखता हूं और या इस फॉर्मूले को सॉल्व भी करते दो स्थितियों के लिए, तो आप 2 बार कांस्टेंट लेते और डिवाइड करने पर वो कांस्टेंट कट जाता। तो इस फॉर्मूले से मैंने एक इंफॉर्मेशन ये निकाल रखी है। अब इस इंफॉर्मेशन को मैं बना देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इंफॉर्मेशन की जरूरत अभी हमें कुछ देर बाद पढ़ने वाली है। कैसे पढ़ने वाली है, अब याद करिए कि मैंने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। मैं वहां से एक फॉर्मूला लेके आता हूं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के सूत्र से। अगर मैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला देखता हूं तो आपको याद होगा फॉर्मूला फॉर्मूला कुछ ऐसा था कि P माइनस PS अपॉन P, और अगर मैंने उसको तनु विलयन के लिए निकाला था आपको याद होगा स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M बटे कैपिटल W। तनु विलयन के लिए फॉर्मूला आया था। अब मैं इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। क्या चेंज करता हूं, P माइनस PS, P था विलायक का वाष्प दाब और PS था विलयन का वाष्प दाब। आप यहां भी ध्यान दीजिए, P किसका वाष्प दाब था, विलायक का, और PS का मतलब विलयन का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब, और यहां भी तो है विलायक का वाष्प दाब है P और विलयन 1 का वाष्प दाब है P1।
तो यहां भी विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब, यहां भी विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। विलायक और विलयन के वाष्प दाब के अंतर को डेल्टा पी से लिखा है, यहां भी विलायक का वाष्प दाब विलयन का वाष्प दाब है, तो इस अंतर को भी हम लिख सकते हैं डेल्टा पी। ये जो नीचे डिवाइड पे पी है ये उधर मल्टीप्लाई पे चला जाएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, W अपॉन M इंटू कैपिटल W इंटू कैपिटल M इंटू P। ये डिवाइड वाला P उधर चला गया। अब मैं इसको मिटा देता हूं, आगे इसी चीज को ध्यान देते हैं। तो डेल्टा P की मुझे एक वैल्यू मिल जाती है। अब मैं डेल्टा P की जो वैल्यू मिली है इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे रख दूंगा। डेल्टा P का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर डेल्टा P का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो सबसे पहले डेल्टा TB बराबर प्रोपोर्शनल डेल्टा P की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, तो डेल्टा P की जगह पे लिखी जा सकती है पूरी वैल्यू। पूरी वैल्यू क्या है, W अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W इंटू कैपिटल M इंटू P। अब इस फॉर्मूले में मैं क्या सोच सकता हूं, मैं एक काम कर लेता हूं इस फॉर्मूले के बेसिस पर अगर देखा जाए तो मैं प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा के एक कांस्टेंट यूज कर लेता हूं। मैंने TB बराबर एक कांस्टेंट यूज किया K के बाद मैंने पहले वैल्यू लिख ली M, पहले वैल्यू लिख ली P को, और इसके बाद मैंने लिखा स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। मैंने K को लिखा, एक कांस्टेंट यूज किया, M को पहले लिखा, P को पहले लिखा। अब मैं क्या देखता हूं, K एक स्थिरांक है, M है विलायक का अणुभार, और आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि विलायक का अणुभार किसी भी विलयन में कभी चेंज नहीं होता। और यह भी एक चीज ध्यान देने वाली है कि P अगर अगर P को मैं देखता हूं तो P किसका वाष्प दाब है, विलायक का वाष्प दाब। तो ना तो विलायक के अणुभार में कोई चेंज होता है, ना विलायक के वाष्प दाब में भी कोई चेंज होता है, क्योंकि स्थिरांक में कोई चेंज नहीं, विलायक के अणुभार में कोई चेंज नहीं, विलायक के वाष्प दाब में कोई चेंज नहीं। अर्थात ये राशियां कभी चेंज होने वाली नहीं है, ये राशियां स्थिर राशियां हैं। और जब मैं कई स्थिर राशियों का गुणा करता हूं तो मुझे एक स्थिर राशि मिलती है, और ऐसी स्थिर राशि को मैं क्या कह देता हूं, स्थिरांक। तो मैं अब क्या करने वाला हूं, मैं डेल्टा TB बराबर, मैं इन स्थिर राशियों को हटाते हुए इनकी जगह पर एक नई स्थिर राशि या स्थिरांक को रख देता हूं। तो मैंने इन सबको हटाकर एक नए स्थिरांक को रख दिया है KB। अब मैंने इन स्थिर राशियों की जगह पे तो KB को रख दिया है। आगे फॉर्मूला हो गया स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। यह फॉर्मूला हो गया डेल्टा TB का। तो क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला डेल्टा TB बराबर आपके सामने दिया गया है। हां, ध्यान रखने वाली बात है, आपको इस बात को बताना होगा, जहां KB बराबर K इंटू M इंटू P, जहां हमने KB की जगह पे K इंटू M इंटू P को लिया है, जिसमें ना तो K का मान चेंज होता है, ना विलायक का अणुभार चेंज होने वाला है, और ना ही विलायक का वाष्प दाब चेंज होने वाला है। अब एक बहुत छोटा सा काम आ जाता है, उसको मैं चेक कर लेता हूं। क्या चेक कर लेता हूं कि अगर मैं डेल्टा TB लिख लेता हूं बराबर KB लिख लूं, W लिख दूं, स्मॉल m लिख दूं, लेकिन ये अमाउंट अगर किलोग्राम में है, विलायक पदार्थ की मात्रा अगर किलोग्राम में है तो ठीक है। अगर विलायक पदार्थ की मात्रा ग्राम में दी गई है तो आपको ध्यान रखना है यहां किसने से गुना करना है, 1000 से। विलेय पदार्थ की मात्रा किलोग्राम में है, कोई बात नहीं, यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर विलायक की अमाउंट ग्राम में देता है, ऐसी सिचुएशन पे आप उसे कैसे गुना करोगे, 1000 से। अब मुझे एक चीज और मिलती है कि सर जी ये KB क्या है, तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन KB के अबाउट, KB के बारे में जरा सी इंफॉर्मेशन बस। तो मैं यहां लिखता हूं कि KB का है, जहां KB एक स्थिरांक है, इसे
मोलल उन्नयन स्थिरांक के नाम से जाना जाता है। बोलता है केबी एक स्थिरांक है और इस केबी स्थिरांक को क्या कहते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी को मैं जान गया हूं तो जरूरी यह है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी के लिए भी कम से कम एक डेफिनेशन बना ली जाए कि केबी किसे कहते हैं, कि केबी की परिभाषा कैसे आएगी। तो बड़ा आसान सी चीज है, इसी फॉर्मूले को देखिएगा। मैं केबी की डेफिनेशन कैसे बनाता हूं? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनता है केबी। अभी आप सोचो स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम। डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम अगर देखते थे ये मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता था, तो डब्ल्यू अपॉन एम की जगह पे मैं लिख सकता हूं मोलों की संख्या एन अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000। अगर मैं इस फॉर्मूले में थोड़ी सी वैल्यू चेंज करता हूं, कैसे? मैंने स्मॉल एल की वैल्यू 1 मोल रखी है। ध्यान रखने वाली बात है, स्मॉल एल का मतलब होता है विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। कैपिटल डब्ल्यू विलायक की ग्राम में मात्रा, कितने ग्राम? 1000 ग्राम रखी है। अगर मैं ये वैल्यू रख देता हूं तो मेरे लिए टीबी की वैल्यू क्या हो जाती है? तो मेरे लिए टीबी इज इक्वल टू, एक तो सबसे पहले केबी, एन की वैल्यू 1, डब्ल्यू की वैल्यू 1000, 1 अपॉन बाई 1000, 1000 से 1000 कट जाने वाला है, आएगा क्या? डेल्टा टीबी बराबर केबी। मैं आसानी से पढ़ सकता हूं डेल्टा टीबी के आधार पर केबी की परिभाषा को। देखो मैं कैसे पढ़ता हूं। यदि किसी विलयन में 1 मोल विलेय पदार्थ को 1000 ग्राम विलायक में घोला जाए, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, यदि किसी विलयन में 1 मोल विलेय पदार्थ को 1000 ग्राम विलायक में घोला जाए तो उस विलयन के क्वथनांक में उन्नयन का मान मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूं कि यदि किसी विलयन में कितने मोल? 1 मोल विलेय पदार्थ को कितने ग्राम? 1000 ग्राम विलायक पदार्थ में घोला जाता है तो उस विलयन के क्वथनांक में उन्नयन का मान मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। तो इस प्रकार से मोलल उन्नयन स्थिरांक की डिफिनीशन हो गई। अब मेरे लिए आर्टिकल यहीं तक था। इसके अगले लेक्चर पे हमारे लिए आएगा एक लगभग इसी से रिलेटेड लेक्चर, हिमांक में अवनमन। लगभग ज्यादातर चीजें उसमें इसी से रिलेटेड होंगी। तो आज हम अपने लेक्चर पर इतना ही रखते हैं। आप इसको पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। जो भी आपको समझ में नहीं आता मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते हुए उस माध्यम से आप बता सकते हैं। तो हम अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। धन्यवाद।